आज भी आज फटाफट अब कम करने वाले हैं। जीएसटी को पकड़ने वाले हैं, आज सिर्फ पकड़ेंगे हम, सिर्फ पकड़ लेंगे। और उसके ये पंछी उड़ रहा है आसमान में, जीएसटी एक पंछी समझ लो आसमान में उड़ रहा है। उस पंछी को पकड़ के हमने क्या करना है, उसके पूरे डिटेल्स पार्ट को फिर उसके बाद हम स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके चोंच देखेंगे, उसकी आंखें देखेंगे, उसके फैदर देखेंगे, उसकी टांगे देखेंगे, मतलब पूंछ तक सब कुछ हम उसका पूरा एक्सपेरिमेंट उसका बाद में हम रिसर्च कर लेंगे उसके ऊपर। लेकिन आज तो हम सिर्फ पकड़ेंगे उसको। पकड़ में आ गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पकड़ में नहीं आया तो फिर रिसर्च करते रहो फिर वो प्रैक्टिकल नहीं होगा। ठीक है, समझ गए बात में। चलो 44 सेकंड वेस्ट कर डालें हम। तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे आर्टिकल्स, जितने भी आर्टिकल्स हैं वो हम सारे आर्टिकल देख लेंगे 245 से लेकर जैसे 271 तक। ये सारे के सारे नोट विवेक गाबा जी के लेक्चर से बनाए हुए हैं। ठीक है, ऑनलाइन ही अवेलेबल हैं। उसके बाद हम पूरे के पूरे जीएसटी की हिस्ट्री, कब ये बच्चा पैदा होने लगा, किसने कोशिश की पैदा करने की इसको, कब पैदा हुआ, ये पैदा हुआ तो फर्दर उसके भी क्या क्या बच्चे थे, इसमें क्या क्या आया, इसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ, क्या क्या इंक्लूड नहीं हुआ इसके अंदर। जीएसटी काउंसिल जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसका वो इम्पोर्टेंट है, वो भी देखेंगे हम। ठीक, तो बेसिकली आर्टिकल्स के बारे में बात होगी सारी की सारी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स और एक्ट्स की बात होगी। ठीक है, जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल्स, CAA, CAB, कैब, CAA का काब, कैब, इसके बारे में बातें होंगी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया आर्टिकल्स के साथ। दूसरा हम इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट करेंगे वो करेंगे जीएसटी होता कैसे, ये कैसे, मतलब का फंक्शन कैसे करता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा थॉरली हम पढ़ेंगे कि कैसे जीएसटी का स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है, किस तरह से ये एक मायाजाल जो सरकार ने बना के रखा हुआ है ना, उसके बारे में पढ़ लेंगे हम कि ये मायाजाल क्या है। ठीक है, एक डायग्राम हमने बहुत सुंदर सा इनोवेटिव डायग्राम बनाया, उससे हम सब समझ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो एडजस्टमेंट होती है, कि एडजस्टमेंट होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो एडजस्टमेंट किस तरह से होती है, वो तो एक छोटा सा टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हमारे टॉपिक हो जाएंगे। उसके बाद विवेक गाबा ने चेक पॉइंट्स बना के रखे हैं भैया, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह से फ्लो होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि उन्होंने बताया कि जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, पहले वो चेक कर लेना है, फिर लगेगा तो फिर कैसे लगेगा। ठीक है, और उसके बाद ऑडिट होता है। ये बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि ऑडिट, इनवाइस और मैनर ऑफ पेमेंट क्या होगा, रिटर्न क्या होगा, रिकॉर्ड क्या होगा, रजिस्ट्रेशन और रिफ़ंड, इसके बारे में बातें होंगी। ठीक है, उसके बाद असेसमेंट एंड इंस्पेक्शन, और उसके बाद अपील एंड एडवांस्ड रूलिंग्स की बातें हैं, और उसके बाद इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर प्रोसीडिंग्स के बारे में बातें हैं। इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर प्रोसीडिंग्स, इसके ऊपर बातें हैं। ये उन्होंने एक प्रोसेस फ्लो बनाया है कि इस तरह से करेंगे हम। ठीक है, तो ये मत फ्लो के हिसाब से बता रहा हूँ कि जैसा लेक्चर में है, लेकिन मेन हमारा मुद्दा जो मैं तुम्हें बताया, पहले आर्टिकल्स पढ़ लिए हमने, फिर हमने ITC, ये जो जीएसटी का स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम बेसिक जो हमारी चीज़ें होंगी वो होगी हमारी डेफिनेशंस। क्या होगी हमारी डेफिनेशंस, जिसमें कि मेन डेफिनेशन जो आएगी वो आएगी हमारी गुड्स की डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गुड्स की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद मनी की डेफिनेशन भी है, मनी की डेफिनेशन है। गुड्स, जीएसटी मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो गुड्स की डेफिनेशन है, सर्विसेज की डेफिनेशन है, साथ साथ में मनी की डेफिनेशन भी आएगी। और ये मैं बता दूं, वैसे तो मतलब ये एक MCQ इसके ऊपर आया था लास्ट टाइम में, ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। एग्जॉस्टिव इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि ये कैसा है, गुड्स की डेफिनेशन कैसी है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि ये जो हमारा सप्लाई की डेफिनेशन एक आया था, सप्लाई, ये तो हमने गुड्स पढ़ लिया, गुड्स सर्विसेज पढ़ लिया और मनी पढ़ लिया। ठीक है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, देख लिया हमने। इसके साथ में फिर हम ना नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ये सप्लाई क्या होता है। सेक्शन 7 पे पहुंचेंगे हम। किस पे पहुंचेंगे, सेक्शन 7 पे पहुंचेंगे। डेफिनेशन हमारी किस में होती है, हमेशा सेक्शन 2 में रहती हैं। ठीक है, आगे इसके सब सेक्शन होते हैं, जैसे 252 हो गया जिसमें गुड्स की डेफिनेशन है, 210 हो गया सर्विस डेफिनेशन हो गया। ठीक है, इस तरह से मनी ये 275 में है। ये हो गया डेफिनेशन पार्ट हो गया। उसके बाद हम सप्लाई की डेफिनेशन भी देखेंगे, जो कि सेक्शन डेफिनेशन ही है, मतलब ये सेक्शन
सप्लाई के ऊपर सेक्शन है सेक्शन 7, वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे पहले हम कि सप्लाई की डेफिनेशन जो कि इंक्लूसिव डेफिनेशन है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सप्लाई की डेफिनेशन जो कि इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे साथ में। ठीक है, तो ये सप्लाई के ऊपर आ गया। सप्लाई की जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये कंसिडरेशन, उसकी डेफिनेशन देख लेंगे और उसके बाद कंसिडरेशन के ऊपर देख लेंगे और क्या देखेंगे, सप्लाई की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही चल रहे हो। आगे चलेंगे तो हम ये सेक्शन पूरा 7 चलेगा, पूरा सेक्शन 7 चलेगा कि सप्लाई कब कब मानी जाएगी, कब कब नहीं मानी जाएगी। ठीक है, किसकी सप्लाई है, नेगेटिव लिस्ट क्या है, ये पूरा का पूरा सेक्शन 7 जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्शन 7 हम डिटेल में पढ़ेंगे। सप्लाई से ही पता लगेगा कि टैक्स लगने वाला है बेटा कि नहीं लगने वाला। तो सप्लाई की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को देख लो थोड़ा सा। पहले हम गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लो, गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन देखेंगे। एक आदमी खड़ा है, इसे कहते हैं टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन के बारे में समझेंगे। ये बन गया हमारा सप्लायर। ठीक है, वो कर रहा है सप्लाई की डेफिनेशन देखेंगे। सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन 7 सप्लाई के ऊपर है पूरा का पूरा हमारा। ठीक है, ये एक टैक्सेबल इवेंट है। गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन, सप्लाई की डेफिनेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सप्लाई होती कहाँ पर है, टैक्सेबल टेरिटरी में होती है। प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी टैक्सेबल टेरिटरी, इंडिया की बातें हम करेंगे। टैक्सेबल टेरिटरी क्या होता है, समझ गए बात कि नहीं समझे। उसके बाद हम देखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज आ गया, वो सप्लाई, टैक्सेबल पर्सन आ गया, वो सप्लाई कर रहा है और वो कहाँ कर रहा है, टैक्सेबल टेरिटरी में कर रहा है। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ माना जाए, मतलब कहाँ पर सप्लाई किया माना जाएगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर इंडिया से बाहर भी, तो क्या हो सकता है। ठीक है, टैक्सेबल टेरिटरी क्या क्या होती है, वैसे तो इंडिया ही होती है टैक्सेबल टेरिटरी। बाहर होता है तो बाहर के लोगों से टैक्स ले सकते हैं, नहीं ले सकते ना। उसके बाद क्या आएगा हमारा, एग्जम्पशन, 100% एग्जम्पशन मिलती है नहीं मिलती है उसके ऊपर होता है। ठीक है, तो ये सब बातें हम करेंगे। अगर ये सब कुछ है तो मतलब टैक्स उसको पे करना है, तो वो पे कैसे करना है सबसे पहले। फिर हम निकालेंगे VOS, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे और वो इम्पॉर्टेंट है हमारा। ये सेक्शन 7 इम्पॉर्टेंट है हमारा। ये डेफिनेशंस आ गई, ये इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 7 आ गया, इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेशन सारी की सारी सेक्शन 2 में रहती हैं। टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, ये भी सारे सेक्शन 2 में होंगी। सप्लाई आ जाएगा, सप्लाई के अंदर जो डेफिनेशन है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, वो सेक्शन 7 के अंदर है, बस यही अलग से है। 7(1)(a) में डेफिनेशन है सप्लाई की। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अलग जगह पर सेक्शन 7(1)(a) में है। ठीक है, समझ गए बात, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद आगे हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया, वैल्यू ऑफ सर्विस, वैल्यू सप्लाई। उसके बाद हम देखेंगे रेट ऑफ GST क्या क्या है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली GST निकल के आ जाएगा। GST निकल के आ गया तो बातें होंगी कि GST को देता कौन है। फिर हम बातें करेंगे कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या है, RCM क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और ECOs के होते हैं, स्पेशल प्रोविजंस हैं। ठीक है, मतलब कौन टैक्स देने वाला है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म मतलब क्या होता है कि जो बायर होता है ना, जो बायर होता है वो टैक्स देता है, लेकिन देता किसको है, सप्लायर को देता है, वो हम पढ़ेंगे। तो RCM बेसिस पर कैसे टैक्स देता है, उसमें क्या होता है, उसमें जैसे बायर है, ठीक है, बायर वैसे टैक्स देता है तो किसको देता है, सप्लायर को देता है। लेकिन RCM के इसमें क्या होता है, जो बायर होता है वो चीज़ खरीदता भी और टैक्स भी खुद ही सरकार को पे करते हैं, समझिए। तो ये RCM का केस होता है। इसके अलावा स्पेशल प्रोविज़न होती हैं जो कि होती हैं ECO की। ठीक है, समझ में आ गई बात। उसके आगे आता है कि वो टैक्स देगा कब टैक्स देगा, तो वो आगा टाइम ऑफ सप्लाई। समझ में आ गई बात, टाइम ऑफ सप्लाई का। टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में और डिटेल में बता देते, थोड़ा सा ध्यान से ढंग से बताता हूँ, दिक्कत की बात नहीं है। ये देखो, ये है टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब एक आदमी A से B में कोई सामान सप्लाई कर रहा है। A से B
को सप्लाई कर रहा है इस टाइम पर, मतलब एक पर्सन ए ने एक टाइम पर एक प्लेस ए से दूसरे प्लेस बी को दूसरे प्लेस मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 से डोनेट किए हैं, दूसरे पर ये 5 भी हैं और 6 भी हैं। 6 मतलब आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी। तो एक पर्सन ए ने दूसरे पर्सन बी को एक ही टाइम पर एक प्लेस यानी लोकेशन 1 से पर्सन बी को एक ही टाइम पर उसी टाइम पर दूसरे प्लेस पर सप्लाई की है। दूसरा प्लेस क्या हो सकता है? दूसरा प्लेस हो सकता है वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 1 पे भी सप्लाई कर सकता है, 1 2 पे भी सप्लाई कर सकता है। ये एक स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है। ये कहाँ पर है? ये स्टेट 3 है, ठीक है। और ये आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी या फिर SEZ है। तो इन जगहों पर वो सप्लाई कर सकता है। समझ के बात कि नहीं कर समझें? तो 5 और 4 तो एक ही बात है, मतलब ये तो बना दिया ऐसे। तो एक पर्सन ने एक ही टाइम पर एक प्लेस से यानी 1 से दूसरे पर्सन बी को एक ही टाइम पर दूसरे प्लेस पर सप्लाई की है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? तो जो दूसरा प्लेस है, दूसरा प्लेस क्या होता है? इसको कहते हैं, वो माना जाता है, वो माना जाता है कि इस प्लेस पर सप्लाई की है, उसे कहते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। और जो जिस टाइम पर सप्लाई की होती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ टैक्सेशन या टाइम ऑफ सप्लाई। समझ के बात कि नहीं समझे? नहीं समझे? अब ये दूसरा पर्सन जो होता है कि लिखा कि मे बी टैक्सेबल, इसका मतलब रजिस्टर्ड होगा, और नॉन टैक्सेबल यानी नॉन रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। उसके ऊपर भी बातें होती हैं हमारी, ठीक है। अगर टैक्सेबल रजिस्टर के लिए भी बातें की हैं कि 10 20 से 40 लाख, या फिर कंपोजिशन स्कीम है तो 50 75 और 150 लाख। तो इसके बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे, चिंता मत करो। अब ये POT की बातें, तो इस टाइम पर जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो एप्लीकेबल होगा। ये पॉइंट ऑफ टैक्सेशन या टाइम ऑफ सप्लाई क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उस टाइम पर जो टैक्स रेट प्रिवेल होगा वही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उस ट्रांजैक्शन वैल्यू इनटू रेट इज इक्वल टू GST बनता है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू तो पता ही होती है कितने में सामान तुम खरीद रहे हो, इनटू रेट, उस समय जो रेट प्रिवेल होगा इस पॉइंट ऑफ टैक्सेशन पर वो एप्लीकेबल होगा। तो कैसे निकालना है वो हम पढ़ेंगे। और प्लेस ऑफ सप्लाई से क्या होता है? एक और POS से जो डिसाइड करेंगे कि IGST लगेगा कि CGST प्लस SGST लगेगा। अगर RCM है तो 4 इज़ डिफाइन एंड नोन, FCM में 1 इज़ डेफिनेट। अगर RCM है तो 4 इज़ डेफिनेट, ठीक है, एंड नोन। FCM में 1 इज़ डेफिनेट। FCM क्या होता है? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो बायर से टैक्स खींच के सप्लायर सरकार को देते हैं। बायर से टैक्स खींच के सप्लायर सरकार को देता है, उसे कहते हैं FCM, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है? FCM में 1 डेफिनेट होता है, पहले का 1 का प्लेस जो होता है वो क्लियर होता है। लेकिन RCM के केस में क्या होता है? 4 यानी दूसरे का प्लेस डिफाइंड होता है, क्योंकि इसी को टैक्स पे करना है। तो ये जब डिफाइंड है तो ये टैक्स पे करेगा, तो ये डिफाइंड है। समझ के बात नहीं समझे? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है शायद इस टाइम पर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम ये चीज़ें आ गई ना, तो सेक्शन ये वैल्यू ऑफ सप्लाई कौन सेक्शन में आ जाएगा? ये आ जाएगा सेक्शन 15 में आ जाएगा हमारा। इंपॉर्टेंट है ये भी चैप्टर, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आ जाएगा हमारा सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 पढ़ेंगे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई। कहीं लिखा होगा, मैंने लिखा है कहीं पे, देखो जरा, देखो BOS करके डाला है हर जगह, ठीक है। तो इस तरह से हम पढ़ लेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम आ जाएंगे अपने चार्जिंग सेक्शन के ऊपर। सेक्शन 9 पढ़ेंगे हम, चार्जिंग सेक्शन ऑफ GST।
चार्जिंग सेक्शन 9 है हमारा, उसके बारे में पढ़ेंगे। 9, 1, 2, 3 और 5 CGST के हम बातें कर रहे हैं CGST की बातें करें सेक्शन 9, UTGST सेक्शन 7 है और IGST सेक्शन 5 है। सेम तरह के चलते हैं, इसलिए हम सिर्फ CGST करेंगे। सेक्शन 9 हम पढ़ लेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, समझ के बाद तो 1, 2 और 3 में जो है ना वो डिटेल में पढ़ेंगे हम, कौन कौन से ऐसे केस है जहाँ पर RCM बेसिस पर टैक्स डिडक्ट होता है। ये गुड्स 9(3) गुड्स के बारे में और 9(4) सर्विसेज के बारे में है, जिसमें कि 8 और 22 यानी 22 सर्विसेज ऐसे डिफाइंड है जहाँ पर RCM लगना ही लगना है। ठीक है, और 8 ऐसे गुड्स है जहाँ पर RCM लगना ही लगना है। ठीक है, फिर 9(4), 9(5) भी कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन की हमने बात की थी वो पढ़ेंगे हम। वो आएगा सेक्शन 10 से लेकर कहाँ आएगा, सेक्शन 12, 13, 14 आएगा हमारा CGST का। सेक्शन 12, 13 और 14 टॉस की बातें यहाँ पर होंगी। टाइम ऑफ सप्लाई या POT पॉट की बातें होंगी। 12, 13, 14 याद रहेगा। 12, 13, 14, 12 SOG, SOS और रेट चेंज ऑफ GST होगा तो क्या होगा, तो 12, 13, 14 CGST याद कर लेना। ठीक है, तो ये हमारी बातें हो जाएंगी। किसकी बातें हो जाएंगी, पॉट की बातें हो जाएंगी। बहुत ही कंसाइज वे में हम एक ही पेज में पूरा का पूरा पॉट कर डालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, फिर हम कर डालेंगे ऑडिट। थोड़ा सा हम ऑडिट के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है ऑडिट। और फिर हम पढ़ेंगे ITC के बारे में पढ़ेंगे। ITC क्या होता है, सेक्शन 16 से लेकर 19 के बीच में हम पढ़ेंगे ITC के बारे में। ITC हम पहले पहले इसलिए कर चुके हैं ताकि मालूम पड़े आपको। ठीक है, तो ITC पढ़ेंगे 16 से 19। 12, 13, 14 हमने क्या पढ़ डाला, 12, 13, 14 जल्दी बताओ। 12, 13, 14 12, 13, 14 12, 13, 14 ही पढ़ा ना हमने। हाँ, 12, 13, 14 12 में ये टॉस की बातें की हमने। 12, 13, 14 हमने टॉस की बातें की हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने ITC में कहाँ से बातें की, 16 से 19 में हमने ITC की बातें की। 16 से 19 में हमने ITC की बातें की। सेक्शन 15 में क्या किया, फिर 12, 13, 14 यहाँ कर डाला तुमने। 16 से 19 वहाँ 15 15 में हमने VOS की बातें की, याद आ गया। वैल्यू ऑफ सप्लाई की बातें की थी। यस, समझ में आ गया। ठीक है, तो वो भी बातें क्लियर होगी। तो हम ये कर डालेंगे ITC कहाँ पर ये ब्लॉक है वो इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ITC कहाँ ब्लॉक है, वो सेक्शन 17(5) में है। ठीक है, और सेक्शन 16 से 19 के बीच में बताया ना मैंने। 16 से 19, 16, 17, 18, 19, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 और 19 तो कुछ भी नहीं, बिल टू शिफ्ट वाला केस है। और 18 में जो है अवेलेबिलिटी ऑफ GST इन स्पेशल केसेस में, मतलब अगर आप चेंज करते हैं अनरजिस्टर से रजिस्टर बनते हैं तो बचा हुआ स्टॉक का ITC मिल जाएगा। उसके ऊपर कुछ बातें हैं वो भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, ये बातें क्लियर हो जाएंगी हमारी। क्लियर है, मोटा मोटी हम ये करेंगे। उसके बाद हमारा रिटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। रिटर्न्स के चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सीधे MCQ आ जाएगा, तो जिसमें थोड़ी सी रिटर्न्स इंपॉर्टेंट है कुछ। 1 जैसे 1, 3B, 4, 10, REG 01, PMT 01, RFD 01, ITC 01, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिटर्न हो गया, रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे करते हैं वो थोड़ा हम देखेंगे। ठीक है, सेक्शन 51, 52 इंपॉर्टेंट है, जो कि TDS और TCS की बातें करते हैं। 52 TCS की, 51 TDS की बातें करते हैं। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कंपोजिशन लेवी। कौन सा, कंपोजिशन लेवी। और ये सेक्शन 9 किस में आते हैं, सेक्शन नॉर्मल जो स्कीम होती है उसका चार्जिंग सेक्शन क्या होता है, सेक्शन 9 होता है ना, वो पढ़ लिया हमने अच्छे से। सेक्शन 9 हम पढ़ चुके हैं। कंपोजिशन लेवी जो होता है वो सेक्शन 10 में आता है। किस में आता है, 10 में आता है, सेक्शन 10 में आता है। और साथ ही साथ सेक्शन 10(2) एक नया इंक्लूडेड हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे, कंपोजिशन स्कीम के बारे में। सेक्शन 10 और सेक्शन 10(2) छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए कंपोजिशन स्कीम है हमारी। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कंपोजिशन स्कीम हम पढ़ डालेंगे। उसके बाद हमारा अच्छा टॉपिक है ई-वे बिल, ये पढ़ेंगे हम। ई-वे बिल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हमने डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, पढ़ डालेंगे। ठीक है, डायग्रामेटिकली हम अच्छे तरीके से पढ़ डालेंगे इसको। ये हो जाएगा हमारा ई-वे बिल, ख़त्म हो जाएगा हमारा ई-वे बिल। ई-वे बिल के बाद रजिस्ट्रेशन अंडर GST। रजिस्ट्रेशन तो पढ़ा हमने यार, अभी हम क्या कर रहे थे,
रजिस्ट्रेशन पढ़ा नहीं हमने, रजिस्ट्रेशन हम बातें तो कर रहे थे रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन की लिमिट के बारे में पढ़ा हमने, रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पढ़ा। ओके ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 30 तक, 22 से लेकर सेक्शन 30 तक पढ़ेंगे। और उससे पहले हम फ्लो भी देखेंगे कैसे कैसे पढ़ना है। जैसे 23, 24, 22, 22 के 2, 3, 4, 1 इस तरह से हम पढ़ेंगे। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे, मतलब मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, ये पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है या फिर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है। और सपोर्टिव सेक्शन के बारे में हम 25 से 30 जो है सपोर्टिव सेक्शन नहीं है, 22, 23, 24 इंपॉर्टेंट है, 25 से 30 सपोर्टिव सेक्शन है, 22, 23, 24 रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, 22, 23, 24, 22, 23, 24 रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, 25 से 30 सपोर्टिव सेक्शन है सिंपल। फिर हम रिफंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। यस, रिफंड, तो ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एमसीक्यू बन सकते हैं डेफिनेटली। रिफंड के बाद हमारा आएगा कंपनसेशन एक्ट 2017, छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, कंपनसेशन एक्ट 2017, ठीक है। और इसके बाद लास्ट ये एक टॉपिक है इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर एंड अरेस्ट। इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट का टॉपिक है हमारा, उसको भी हम झट से पढ़ डालेंगे, इतना कुछ बड़ा तीर नहीं मारेंगे इसमें, ठीक है। और लास्ट में हमारा टॉपिक है पॉइंट ऑफ सप्लाई, सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई, POS, प्लेस ऑफ सप्लाई, जो कि सेक्शन हम यहाँ IGST यूज़ करेंगे। और सेक्शन हमारे चलेंगे 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13। याद रहेगा सेक्शन? नहीं रहेगा, याद रहेगा सर, याद रहेगा 10, 11, 12, 13 याद रहेगा, 10, 11, 12, 13 ऑफ IGST सेक्शन है हमारे, ठीक है। इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसे चलेगा, 10 इंडिया, 11 इंपोर्ट एक्सपोर्ट, 12 इंडिया, 13 इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये 12, 13 सर्विस, 10, 11 गुड्स के रिलेटेड। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलो इतना कवर कर लोगे, GST खत्म हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम कस्टम्स करेंगे, ठीक है।